इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये आम का एक बहुत बड़ा बगीचा है और आप जिधर नज़र डालेंगे आपको आम के पेड़ और उस पे लदे भारी भरकम फल नज़र आएंगे। ये दशहरी है और गजब का इस बार उत्पाद दिख रहा है। छोटे हैं थोड़ा सा, वो हमें लग रहा है कि मौसम की वजह से होंगे, लेकिन इस आम की खासियत आपको एक और बताता हूँ। ये जो सामान्य आम है यानी जो आपके घरों तक पहुँचती है उससे कैसे अलग है। ये दरअसल ये प्राकृतिक तरीके से इसकी बागवानी होती है। ये इसकी कीमत भी जो सामान्य आम होते हैं उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ये सब क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से आप भी प्राकृतिक तरीके से बागवानी कर सकते हैं और बागवानी में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मार्केटिंग कैसे हो सकती है, इन सभी मसलों पर हम बातचीत करेंगे। तो नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गाँव जंक्शन में। यहाँ तक का सफ़र कैसे आपने तय किया? नमस्कार। आम का बगीचा जो आप देख रहे हैं, इस बगीचे में जो आम लगे हुए हैं ये एक प्रकार से प्राकृतिक तरीके से पैदा किए हुए हैं। आम दो प्रकार का आपको मार्केट में मिलेगा, एक प्राकृतिक तरीके से तैयार किया हुआ और दूसरा रासायनिक तरीके से। रासायनिक तरीके से आम को पैदा करने के पीछे एक मंशा होती है कि हम बहुत अधिक उत्पादन लें, अधिक पैसा कमाएं। लेकिन जैविक कहें या प्राकृतिक खेती से हम भले ही बहुत अधिक उत्पादन न ले पाएं, लेकिन जो भी उत्पादन हम लेते हैं वो बहुत विशुद्ध होता है और उसका कहीं ना कहीं जो हमारा खरीदार होता है उसको लाभ पहुंचता है। हम अंतर क्या होता है दोनों में, मतलब जो नेचुरल तरीके से जो बागवानी होती है उसमें और जो रासायनिक तरीके से बागवानी होती है उसमें? जी सर, जो रासायनिक खेती होती है, रासायनिक खेती का तरीका ये है कि आमतौर पर आदमी धीरे धीरे खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू किया और उसके साथ साथ हमारे जो कीट पतंगे हैं या रोग हैं इनको खत्म करने के लिए लोगों ने कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू किया। तो जो बिल्कुल निहायत मैं गलत मानता हूं, क्योंकि जितने भी कीट होते हैं सारे के सारे हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। इनमें से कई हमारे मित्र कीट होते हैं और कभी कभी तो हमारी मधुमक्खियों को भी इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अगर अपने कीट को रोकना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास जैविक उपचार हैं, जैसे कि ब्यूवेरिया बेसियाना का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम चाहें तो सुडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए मैं आज कम से कम 8-9 सालों से अपने इस बगीचे को बिल्कुल प्राकृतिक रूप से इसके फलों को तैयार कर रहा हूँ। उसका फायदा मुझे ये मिल रहा है कि कम से कम आज मेरे जो भी जानकार लोग हैं, जो मेरे परिचित लोग हैं, वो कम से कम बहुत अच्छी कीमत में मुझसे मेरे बागान से आम लेके जा रहे हैं या मुझसे डिमांड कर लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप एक तो बता दीजिए हमें कि वो खाद कौन कौन से हैं या कीटनाशक की जगह जी आप कौन से नेचुरल उत्पाद होते हैं या जो भी आप घोल बनाकर वो करते हैं वो क्या होता है और किस तरीके से छिड़काव करते हैं? जी, सबसे पहले इसमें मेहनत तो अधिक लगती है। अगर हम नियमित रूप से हर 8वें-10वें दिन गोमूत्र और नीम की पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल अपने बगीचे में करें तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कीट को रोकने का। और दूसरा, इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं कि कई किस्म के कीट हमारे बगीचों में आ जाते हैं तो उनको रोकने का कहूँगा, मारने का नहीं है बिल्कुल तरीका, उनको रोकने का तरीका है ब्यूवेरिया बेसियाना। एक ऐसा कीट रोधी एक उत्पाद है, जीवाणु दवा है जो हमारे कीटों को हमारे फलों तक, हमारे पौधों तक नहीं आने देता है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कुछ सालों के बाद हमें अपने बगीचे में नियंत्रण मिल जाएगा। उत्पाद में क्या अंतर आता है रासायनिक और जो जैविक तरीके से, जो प्राकृतिक तरीके से जो बागवानी होती है, उन दोनों के उत्पाद में कैसा अंतर आता है? अगर हम प्राकृतिक तरीके से या प्राकृतिक विधियों से अपने आम को आगे लाते हैं तो उसमें उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ती है कि इसका जो एक कार्य मतलब एक समय सीमा होती है अधिक हो जाती है। यदि हम रासायनिकों का प्रयोग करते हैं तो हमारे फल को हम बहुत लंबे समय तक रोक नहीं पाते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, मतलब ड्यूरेशन बढ़ जाता है, प्रिजर्व करने का ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, प्राकृतिक तरीके में ज्यादा हो जाता है। साथ साथ इसका स्वाद बहुत बेहतरीन होगा, इसके गुण जो होंगे सुरक्षित रहेंगे। अगर हम जहर का इस्तेमाल करेंगे तो दिखने में और सब तरीके से बहुत सुंदर वो फल जरूर लगेगा, लेकिन उसके अंदर से कई ऐसे तत्व होंगे जो हमारे मिश्रित हो जाएंगे और जो हमें कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन दे जाएगा। अच्छा, मतलब ये भी आपके कहने का ये है कि जो खासतौर पे ग्राहकों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो भी सेवन करते हैं फल का, उन्हें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सुंदरता पर न जाए बल्कि उसके गुण पर जाए। कितने क्षेत्रफल में ये आपकी बागवानी है? वर्तमान में मेरे पास जो है 25 बीघा में आम का बागान है और मैं 25 बीघे में बहुत
तन मन से लगकर इसकी सेवा कर रहा हूँ। आपके जो फसल होते हैं, जो चक्र होता है, इसके उत्पाद का चक्र होता है, वो किस तरीके से होता है और आप इसके रख रखाव कैसे कैसे करते हैं? जी, दरअसल में कोई भी चीज़ हो, मौसम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मौसम का बड़ा प्रभाव होता है। कई बार क्या होता है कि मौसम के उतार चढ़ाव से भी बागान में बहुत नुकसान हो जाता है, उसके फल झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, चेपा आ जाता है। लेकिन कई बार मौसम इतना अनुकूल रहता है कि हमारे पास बहुत अच्छी फसलें होती हैं, तो आंधी अंधड़ का भी बन जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी बागवानी का ध्यान देते हैं तो कम से कम 6 से लेकर 9 लाख तक की हम अर्निंग इससे अच्छे कंडीशन में ले सकते हैं। और अगर बहुत बुरी कंडीशन भी अगर हमारी आ जाती है तो वहां पर भी हम 2.5-3 लाख रुपया इससे बचा ही लेते हैं। मतलब शुद्ध मुनाफा आपका 2.5-3 लाख रुपए हो जाता है, चाहे जैसा भी मौसम रहे। 2.5-3 लाख रुपए आपको बच जाता है। लागत कम से कम में 2.5 और ज्यादा से ज्यादा 9 तक भी पहुंच सकते हैं, 9 के आसपास भी जा सकते हैं ये। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक बीमा चल गया है, फसल बीमा, उसमें इन्होंने आम की बागवानी को भी ले लिया है। तो कई बार जैसे मौसम में बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है तो इस कंडीशन में जो आम के बागानों को नुकसान होता है उसका आकलन हो जाता है और सरकार द्वारा उसकी भरपाई करने के लिए भी किसान को पैसा मिलता है। ये एक बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी तारीफ करूंगा। 25 बीघे में आपके कितने फल के पौधे हैं ये आम के? लगभग इस समय मेरे पास 250 पौधे हैं आम के। और उत्पादन इसका कितना होता है प्रत्येक वर्ष? उत्पादन सर इसका 2500 पेटी से लेकर कभी 6000 से ऊपर भी चला जाता है। एक पेटी में कितने किलो आते होंगे? ये सर 14 से 18 किलो के आसपास। एक पेटी में 14 से 18 किलो आम आ जाते होंगे। जी। अच्छा, अब फिर से हम पुराने वाले सवाल पे आएंगे कि जो पुराने पेड़ हैं आपके आम के और फिर बीच बीच में आप नए भी लगाते होंगे, तो दोनों का रख रखाव कैसे करते हैं साल भर? क्योंकि फल तो एक बार आना है जी, लेकिन बाकी साल भर इसका रख रखाव कैसे होता है? क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं इसको? जी, जहाँ तक सवाल रखरखाव का है कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को भरण पोषण पालन पोषण करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने पौधों का और पेड़ों का भी भरण पोषण करना होता है। यदि हम कहीं पे भी लापरवाही करते हैं तो उसका खामियाजा आने वाले समय में फसल में हो जाता है। तो शुरुआती दौर में हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी जून का महीना खत्म होता है तो जुलाई के महीना आते ही हम लोग फिर इसको जो भी खुराक देनी होती है वो हम देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट हो, हम इस तरीके से इनको देते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब लगातार बारिश होती रहती है तो वो जो भी चीज़ें होती है वो सारे के सारे रिस जाते हैं, बगीचे की बहुत गहराई तक चली जाती हैं और जिससे पौधा बिल्कुल मेंटेन रहता है। उसके बाद दिसंबर का महीना आता है और दिसंबर के महीने में हम क्या करते हैं कि जो टहनियाँ हमारी सूख जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती है, बीमार हो जाती हैं, तो ऐसी टहनियों को भी हम हटा देते हैं, पेड़ से हटा देते हैं, उसकी काट छाट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है जो आने वाले कल्ले होते हैं वो अगले साल के लिए बहुत फ़ायदा देते हैं। कहीं पर हमारे जो पुराने पौधे सूख जाते हैं उस जगह पर हम नए पौधे की फिलिंग जब करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा बड़े पेड़ों के बीच में नए पौधे को सक्सेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस कंडीशन में मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि बीच में कोई नए पौधे नहीं डालता हूँ, भले वो जगह खाली छूट जाए तो उसमें मैं सोचूंगा कि हल्दी लगवा लूँ या अदरक लगवा लूँ, कि मैं नए पौधे पुराने बगीचे अंदर बिल्कुल भी नहीं डालता हूँ। ये मेरा ये आपने बहुत सही बताया कि मैंने उधर भी देखा कि आपने बीच बीच में शायद हल्दी लगा रखी है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? और ये तो एडिशनल एक तरीके से कमाई का जरिया हो जाता होगा। बिल्कुल हाँ सर, ये मैंने इस बार शुरू किया है, तो लेकिन इसको बहुत पहले मुझे भी और अन्य किसानों को भी कर देना चाहिए, क्योंकि हल्दी में एक ऐसा है, हल्दी अपने आप में एक मेडिसिन प्लांट है। तो हल्दी का एक सबसे बड़ा गुण क्या होता है, जब हम जिस खेत में हल्दी को लगाते हैं तो उस खेत से, उस ज़मीन से मतलब कई बीमारियां जो होती हैं जो हमारे फसलों को आती हैं वो वहीं रोक देती है। अब आपके आम की फसल हो गई, हल्दी भी आपने बता ही दिया कि उसकी डिमांड भी आपने ठीक ठाक बता दी है। आम के फसल को बाजार कहाँ मिलता है आपके, क्योंकि आपका आम दूसरों से अलग है? सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास जो सबसे निकट की मंडी है वो हल्द्वानी की मंडी है, सब्जी मंडी। तो वहाँ पर जब हम अपने आम को लेके जाते हैं तो हमें मन माफिक रेट उसके नहीं मिल पाते, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का वो लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन सा प्राकृतिक आम है, कौन सा रासायनिक आम है। तो हमारा प्राकृतिक आम भी उसी रेट में चला जाता है जो सामान्य रूप में जाता है। तो अब कुछ वर्षों से मेरे जो मित्र लोग हैं जो मुझे जानते हैं, वो लोग पहले ही मुझसे बुकिंग कर लेते हैं कि भाई सीजन में इतना आम हमें देना है, इतना आम हमें देना है। तो उसका मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि मार्केट रेट से बहुत अच्छे दामों पर मुझे मेरे खरीदार घर पे मिल जाते हैं। 25-30 साल का आपका अनुभव है बागवानी का, तो अगर कोई नया बागवानी शुरू करना चाहता है
तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनके सामने कौन-कौन सी वो चुनौतियाँ हैं जो आ सकती हैं और उसका वो कैसे निस्तारण कर सकते हैं? जी, जो भी मेरा नया किसान बंधु बागवानी की ओर आना चाहेगा, बगीचा लगाना चाहेगा, सबसे पहले तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो अपनी नर्सरी का चयन इतनी अच्छी नर्सरी से करे कि जहाँ से उसे विशुद्ध पौधे मिलें, विशुद्ध प्रजाति के। कई-कई बार होता क्या है कि हम पौधे अनजान नर्सरियों से हम कहीं से भी खरीद लेते हैं और जब उसमें फल आते हैं तो वो फल वो नहीं निकलते हैं जिसको हम समझकर लगाते हैं और फिर इस कंडीशन में हम उस पौधे को काट भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जहाँ से वो फल देने लगता है, चाहे वो किसी भी तरह का पौधा होता है, उसे जीवित रखना होता है। तो इसलिए मैं अपने किसान बंधुओं से कहूँगा, या तो आप बहुत अच्छी नर्सरी से ही पौधे खरीदें, या फिर मैं ये कहूँगा कि जिस क्षेत्र में आपने अपने आम के नर्सरी अपना बगीचा डालना है, वहाँ पर आप एक प्रकार से उसका लेआउट बनाकर आम की गुठलियों को ऐसी जगहों पर रोप दें और उसके बाद जब करीब करीब साल भर के पौधे हो जाते हैं तो ग्राफ्टिंग करने के लिए स्पेशलिस्ट को बुला के लाया जा सकता है और उनसे उसी जगह पर ग्राफ्ट करा के अगर उसको आगे लाते हैं तो निश्चित रूप से वह बगीचा बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसकी जो जड़ें होंगी वो या जो गुठलियां होंगी उसी प्राकृतिक माहौल से होंगी जो उस क्षेत्र का माहौल, जो उस क्षेत्र में जो गुण उस आम को आगे विकसित करने के लिए होते हैं। तो ऐसा बगीचा ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। आखिर में आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर कोई बागवानी के बारे में, प्राकृतिक बागवानी के बारे में और आम की बागवानी के बारे में किसी को कुछ समझना होगा, किसी को कुछ पूछना होगा या आपके उत्पाद के बारे में किसी को कुछ जानना होगा, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? अगर आप फ़ोन नंबर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, और कैसे आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं? जी, गूगल में मेरा नरेन ऑर्गेनिक नाम से मैं गूगल में बड़े आसानी से सर्च करने के बाद मिल जाता हूँ। वहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी है और वहाँ पर मेरा पूरा एड्रेस भी है, जो जहाँ पर आदमी बड़े आसानी से पहुँच सकता है। उसके अलावा भी मैं अपना जो नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं अपने किसान मतलब अपने मित्रों को यहाँ पर देना चाहूँगा। अगर नोट करना चाहें तो मेरा नंबर है 6396870269। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन जी, आपने बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि आप इस 25 बीघे में आम की बागवानी कैसे करते हैं, किन किन बातों का आप ख्याल रखते हैं, उत्पाद कैसे इसके तैयार होते हैं और इसको मार्केट तक आप कैसे ले जाते हैं। आपने ये भी बताया कि ऑर्गेनिक और रासायनिक बागवानी में क्या अंतर होता है। ये हमें लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी यूज़फुल जानकारी, काफ़ी बेहतरीन जानकारी है। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए, स्टोरीज़ देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।